भाई सबसे पहले तो तुम लोगों ने ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक पूरी देखनी है। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। अभी नहीं देख सकते कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, लेकिन वीडियो पूरी देखना। सादुर रहमान AKA डकी भाई इज बैक फ्रॉम जेल आफ्टर 100 डेज। और अब तक तुम लोगों ने उनकी ये वीडियो भी देख ही ली होगी जिसमें उन्होंने उन तमाम करप्ट ऑफिसर्स को एक्सपोज किया है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम खराब कर रखा है। तो इस वीडियो में मैं अब तुम लोगों का कोई ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा, डायरेक्ट बात पे आते हैं और चलते हैं 3 महीने पीछे। अभी तक सर करंटली क्या क्या रिसीव किया है आपने इनसे, सादुर रहमान से? और YouTube की एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू भी होता है सर, को वो देखने में आया कि यार इतने पैसे कुछ इस तरह का ऐसा ही है। कितनी का रकम? जैसे आपकी अभी आंखें खुली हैं ना, इतने पैसे सब मैं यही हमारी भी खुली थी, इतने पैसे। तो ये सोचा नहीं कि यही कर लेते? जी नहीं, हमने YouTube से, मैं गैम्बलिंग की बात नहीं कर रहा। नहीं, ये YouTube से इतना पैसा नहीं ना आता, ये तो उसके अंदर हरामखोरियों से आता है। अब सबसे पहले तुम लोग इस बंदे की बात गौर से सुनो। पहली बात ये कर रहा है कि उसका YouTube रेवेन्यू देख के, यानी उसने जो YouTube से पैसा कमाया वो देख के हमारी आंखें खुली रह गई। और अगले ही सेकंड में बात करता है कि YouTube इतना पैसा नहीं देता, इतना पैसा प्रमोशन से आता है जिसे इस जाहिल इंसान की जबान में हरामखोरियां कहा जाता है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। पहला पॉइंट तो ये है कि जिस ऐप को डकी भाई प्रमोट करते थे उस ऐप से भले इन्हें $1000 मिले, 2000 मिले, 3000 मिले, वो इनके YouTube अकाउंट में नहीं आते, वो इनके एडसेंस अकाउंट में नहीं आते। वो आते हैं या तो इनके अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में या तो किसी और वॉलेट में। और जिस रेवेन्यू को देख के इसकी आंखें फटी रह गई वो रेवेन्यू होता है YT स्टूडियो के डेस्कटॉप पे, जो कि आप अपनी वीडियो से जनरेट करते हो। जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही उन लोगों की आसानी के लिए बता देता हूँ कि ये जिस पैसे की बात कर रहा है वो पैसा डकी भाई ने सिर्फ अपनी वीडियो से कमाया हुआ था। पहला झूठ तो इसका ये पकड़ा गया। आगे चलो। अब अगर ये अपनी ही एप्लीकेशन में, जिस अपने ही प्रोग्राम में, साथ में उस ऐप का जिनसे ये हजारों डॉलर लेता है, या जिसका आप कह रहे हैं कंट्री हेड है या जो भी है, सेल्फ एक्सट्रैक्टेड हो सकता है या जो भी होगा, तो अगर ये कंट्री हेड पाकिस्तान का है, इट मींस के वो ऐप तो कहीं बाहर की है ना। ठीक कह रहे हैं ये तो इस और आपके बगौल आपने कहा है कि बाहर अगर होगी तो उससे हमारा लिंक नहीं है। नहीं, देखिए उसमें हम उस कंट्री में अगर वो लीगल है, उस कंट्री में लीगल है, यहाँ तो लीगल नहीं, यहाँ लीगल नहीं तो हम यहाँ वालों को ही पकड़ेंगे ना, उनसे तो नहीं पकड़ सकते। ऐप को तो बैन करवा सकते हैं, लेकिन उसका सोर्स कौन सा है? एप्लीकेशन चल कहाँ से रही है, कहाँ से चल रही है? अगर आप बाहर से। अबे इंसान, ये एप्लीकेशन पहली ऐसी नहीं है, इस जैसी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो कि 2015-16 से चल रही हैं, जो कि मैंने देखी हैं और मेरे देखने से पहले पता नहीं कब से चल रही हैं। और अगली बात ये है कि ये बात अभी तक कहीं भी नहीं बताई गई कि ये जितनी भी ट्रेडिंग एप्स हैं इनमें से कोई भी ट्रेडिंग ऐप गैर कानूनी है या इलीगल है। और ये कह रहा है कि ये एप्लीकेशन बाहर से चल रही है, तो भाई सपोज कर लो अफगानिस्तान से चल रही है, ठीक है, तो भाई पाकिस्तान में तो बैन हो सकती है ना। अब जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक पूरी दुनिया में अवेलेबल है लेकिन इंडिया में बैन है, तो इसी तरह ये एप्लीकेशन भी तो पाकिस्तान में बैन हो सकती है ना। अभी भी अगर तुम लोग प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाते हो तो ये एप्लीकेशन अभी भी तुम लोगों को उसी तरह देखने को मिल रही हैं। सर उनकी वाइफ भी इन्वॉल्व थी सब गैम्बलिंग के पार्ट में या वो नहीं थी? इस चीज को इंटेरोगेट किया जा रहा है। एक तरफ कहना है कि उस चीज को इंटेरोगेट किया जा रहा है, और भाई पहले तो तू मुझे ये बता कि कौन सा इंटेरोगेट और क्यों इंटेरोगेट किया जा रहा है? उसने प्रमोशन की है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी इंटेरोगेट किया जा रहा है। अच्छा, अब तुम लोगों ने डक्की भाई के मुंह से सुना होगा कि भाई जब मैंने फर्स्ट टाइम पहले अपनी फैमिली को मुलाकात के लिए बुलाया और जब मैं उनसे मुलाकात करने पहुंचा तो अरूप का मोबाइल उससे लिया हुआ था जिसकी चेकिंग चल रही थी, जिसके बाद उन ऑफिसर्स ने डक्की भाई की FIR के अंदर ही अरूप को भी इंक्लूड कर दिया, जिसके बाद अरूप ने प्री अरेस्ट बेल करवा ली। अब ये बात तुम लोगों ने डक्की भाई के मुंह से सुनी है। आओ अब इसके आगे का वाकया मैं तुम लोगों को सरफराज चौधरी के मुंह से सुनवाता हूँ। तक उन्होंने कहा कि उनको गिरफ्तार ना करें, प्री बेल उन्होंने ली है, समा पे मैंने खबर देखी है अभी। तो सर इसकी कोई अपडेट है कि जी अगर कोर्ट ने अभी उसको प्री अरेस्ट आज दे दी हुई है तो हम बिल्कुल कानून का एहतराम करेंगे। वो बेल अरेस्ट बिफोर, ये अरेस्ट का मतलब भी यही होता है, कोर्ट देती ही इसलिए है कि वो पर्सन जाकर तफ्तीश ज्वाइन करे, बस उसको अरेस्ट नहीं करे। अब एक तरफ ये मक्कार इंसान कह रहा है कि ठीक है प्री अरेस्ट बेल हो गई, अब फिलहाल उसको कोई अरेस्ट नहीं करेगा, और दूसरी तरफ जतोई साहिबा, आप अपने आप को क्या समझती हैं? आपने प्री अरेस्ट बेल करवा लिया? तो रूप ने कहा जी। तो कहता अच्छा करवाएं, जो आपने करना करें। 5 रुपए का एक नया सफा आता है, हम एक नई FIR लिखेंगे और आपको पकड़ लेंगे। हाँ अब बोलना घटिया तरीन इंसान, खुल गया तेरा झूठ, तेरी माँ की बच्चे।
के बच्चे यही गालियां दी थी ना तूने डक्की भाई को। लोगों ने कहा कि हमने 2 दफा इसको नोटिस भेजे, बकौल उनके वकीलों के, वो कहते हैं जी हमें 1 दफा भी नोटिस रिसीव नहीं हुआ। इसकी आप क्या तरदीद करेंगे? सर बात ये है कि अगर ये टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाएं, बात ये नहीं है, बात ये है कि वो ये बात करें कि इसने ये क्राइम किया है कि नहीं। अबे तो पागल इंसान, जब उसको कोई नोटिस ही नहीं भेजा गया, उसके ऊपर कोई FIR ही नहीं है, तो वो बंदा तो इंडिपेंडेंस ही घूमेगा ना। तेरा क्या तुक बनता है, तू जाके उसको एयरपोर्ट से उठा ले। एक बंदा स्टार्टिंग से ही इदारों के साथ कोऑपरेट कर रहा है। लास्ट टाइम उसके ऊपर जब फर्स्ट FIR हुई पिंडी और गुजरांवाला वाली, तो वहां जाके भी उसने इदारों के साथ कोऑपरेट किया था। तो अगर क्या FIA वाले या साइबर क्राइम वाले या कोई भी एजेंसी उसको बुलाती तो वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करता क्या? पहली बात तो ये है कि एयरपोर्ट से उठाने का कोई तुक ही नहीं बनता, और दूसरी बात ये है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि हम कानून का एहतराम करते हैं। अगर करने कोर्ट की ने कोई- अभी उसको प्री रेस्ट आज दे दी हुई है तो हम बिल्कुल कानून का एहतराम करेंगे। और दूसरी तरफ एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब ने फिर अपना मोबाइल खोला, वहाँ व्हाट्सएप खोला, उन्होंने ऊपर लिखा जज, और ऐसे मेरी माँ को और मेरी वाइफ को लिस्ट दिखाई ऐसे स्क्रॉल करके कि ये देखो मेरा इस जज से भी ताल्लुक है, मेरा इन जज से भी ताल्लुक है, मेरा इस जज से भी ताल्लुक है। क्या कर लेंगे आप? जब वो इस तरह जजेस की लिस्ट दिखा रहा था तो उसने बड़े ऊंचे अल्फाज में बोला कि यहाँ पे जज भी मैं हूँ, यहाँ पे वकील भी मैं हूँ, यहाँ पे सब कुछ मैं हूँ। ये कानून का एहतराम करता है तू कमीने इंसान। इसे कानून का एहतराम करना नहीं, कानून का यूज करना कहते हैं, कानून का इस्तेमाल करना कहते हैं, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करना कहते हैं। जाहिल है तू। 6-8 हैं और बड़े नाम है सर। बड़े नाम होते हैं ये, क्योंकि मैं ना से तो मैंने मेरे- कभी टिकटॉक देखा, ठीक। ना मैंने कभी ये यूट्यूब देखा, ना मुझे इनको ऑनेस्टली स्पीकिंग इस शख्स का नाम भी मैंने जून में सुना था कि ये भी कोई चीज है। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैंने अपने 6 साल के बच्चे को जाके डिस्कस किया कि वो जानता था। और ये वही बच्चा था जिस बच्चे ने इस दरिंदे शख्स के कहने पर डक्की भाई को गालियां दी थी। और भाई सोचो कि ये अगर अपने बच्चों के मुंह से गालियां निकलवा सकता है तो ये दूसरों के बच्चों के साथ क्या नहीं कर सकता। अच्छा वो जानता था। और ये छोटे बच्चे थे ना? वो बच्चा 6 साल का बच्चा है। वो कह रहा है मैं डक्की को जानता हूँ। मैं कैसे जानते हो? पापा बड़ी मजे की गालियां देता है। मैंने कहा तुम गालियां सुनते हो इसकी? अबे कौन सी गाली दी है भाई उसने? पिछले 4 साल की मुझे उसकी कोई वीडियो निकाल के दिखा दे जिसमें उसने कोई गाली दी हो। और अगर तुम देखने वालों में से कोई ये सोच रहा है कि भाई वो बच्चा 5-6 साल पहले डक्की भाई के रोस्टिंग के जमाने से ही उनको देखता आ रहा होगा, तो भाई वो बच्चा खुद ही 6 साल का। और 6 साल का ऐसा कौन सा बच्चा होता है जिसे व्लॉगिंग और रोस्टिंग में इंटरेस्ट होता है? 5-6 साल के बच्चे सिर्फ कार्टून ही देखते हैं। और जैसा कि डक्की भाई ने बताया कि वो बच्चा डक्की भाई को विथ फेस जानता था। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। वो उस बच्चे से पूछता है कि डक्की भाई को जानते हो? वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बेंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये? कहता है डक्की भाई। तो इस बात का ये मतलब है कि वो बच्चा डक्की भाई को व्लॉगिंग के थ्रू जानता है, क्योंकि रोस्टिंग में डक्की भाई का फेस नहीं था। और किसी शापर के बच्चे तू मुझे एक बात बता, ये तेरे कौन से बच्चे हैं जिन्हें तू कार्टून दिखाने की उम्र में व्लॉग्स दिखा रहा है? और वो भी इस तरह से कि बच्चा आता है, मोबाइल उठाता है और कहीं भी बैठ के यूट्यूब खोल के डक्की भाई की वीडियोस देखने लग जाता है। क्योंकि अगर वो बच्चा इसके सामने बैठ कर डक्की भाई की वीडियोस देखता तो ये तो डक्की भाई को जानता ना, लेकिन ये तो उससे पहले डक्की भाई को जानता ही नहीं था। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस शख्स का नाम भी मैंने जून में सुना था कि ये भी कोई चीज है। और जब वो बच्चा अकेले बैठ के डक्की भाई की वीडियोस देख सकता है तो वो कुछ और भी देख सकता है फिर। और भाई तू मुझे एक बात बता, ये तूने कैसा बच्चा पैदा किया जो 6 साल की उम्र में ही गालियां देता फिर रहा है? इधर हम अपनी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा गाली दे देते हैं, कमीना तला पैंक, लेकिन ये तूने कैसा बच्चा पैदा किया जो 6 साल की उम्र में गंदी गंदी अम्मा बहनों की गालियां दे रहा है? और भाई जिस तरह से इसने डक्की भाई को बिला वजह चपेड़े लगाई है ना, इसी तरह इस भड़का को खंबे से बांध के मारो, खंबे से बांध के पत्थर मार मार के हलाक करो इसको। और जब डक्की भाई की पेशी के दौरान उन्हें पेश किया जाता था तो भाई उनके हाथ में जंजीर होती थी, हथकड़ियां लगी हुई होती थी, और उन्हें पुलिस वाली गाड़ी से निकाल के विद फेस पूरे मीडिया के सामने उनको पेश किया जाता था। लेकिन जब इस मुल्क के गद्दार को पेश करते हैं तो भाई फुल प्रोटोकॉल, मास्क, कैप, इवन के उसकी हथकड़ियां जंजीरें नजर नहीं आती भाई, पराडों में लेके आते हैं भाई उसे। ये कौन सा इंसाफ है? तो प्लीज मेरी पंजाब हुकूमत से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाई सबके साथ एक ही रद्द अमल रखा जाए। भाई मेरी पंजाब गवर्नमेंट से दरखास्त है कि भाई अगर डक्की भाई ने प्रमोशन करके जुर्म किया है तो इन लोगों ने मुल्क के साथ गद्दारी की है सिर्फ चंद पैसों के लिए। इनको भाई कड़ी से कड़ी सजा दो, इनकी मूछें काटो सालों की। मैं तो बच्चों को कभी कोई नहीं कहता, अगर मैंने कभी बच्चे को थप्पड़ नहीं मारा जिंदगी में, ऊंची आवाज में बात नहीं की, क्योंकि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप बच्चे के मुंह पे एक थप्पड़ मारते हो तो आप उसकी ईगो का मर्डर कर देते। अबे किस कदर कुत्ता इंसान है यार ये। उधर उसको इसने चपेड़े लगाई हैं, माँ बहन की गालियां दी हैं, और ये यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ठीक है बच्चा बगैरत यार, कौन है यार ये? भाई हाथ जोड़ के पंजाब हुकूमत से गुजारिश है कि यार इस मूंछों वाले कुत्ते का इनकाउंटर करो यार। ये उधर उसको कुट लगा के माँ बहन की गालियां दे के यहाँ अपने होशो आवाज में बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ गद्दारी कर रहे हैं।
अब आ जाते हैं मार कुटाई पे। तुम लोगों ने डक्की भाई की वीडियो का ये पार्ट तो देखा ही होगा। मेरे से एक बंदा मिलने आया हुआ था। अब क्योंकि मुझे फ्रेश मार के ऊपर लेके गए थे, मेरी आंखों में आंसू थे, तो वो जब मिलने आया हुआ था वो अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने मेरी तरफ देखा कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे किसी ऑफिसर से बातचीत है, आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे मारे कम। अब ये बात जाके उस बंदे ने आगे जुनैद सलीम साहब को कर दी, जो कि एक एंकर हैं, और उन्होंने उस बात पे पॉडकास्ट दे के उस बात को फैला दिया। ज़ेरे हिरासत जब डक्की भाई थे तो कुछ लोग उनसे मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि आप पिज़्ज़ा खाएंगे, तो डक्की भाई जवाब में उनके पाँव पड़ गया जो उनसे मिलने आए थे, और बिलक बिलक के रोने लगा और कहने लगा पिज़्ज़ा को छोड़ें, उनसे कहे मुझे मारें कम। ये नहीं कहा कि मुझे ना मारें, मगर मुझे मारें कम। अब इस पॉडकास्ट के बाद ये बात इतनी फैल गई कि इरशाद भट्टी NCCIA ऑफिस इंटरव्यू लेने पहुंच गया, जहां पर डक्की भाई को कैद कर रखा था। अब इस बात का मुझे नहीं पता कि डक्की भाई का इंटरव्यू लेना था या फिर सरफराज का लेना था, लेकिन उस टाइम की एक लीक वीडियो निकल के अब सामने आ रही है, जिसमें सरफराज डक्की भाई से पूछ रहा है कि मैंने तुम्हें मारा है, और उसने अपनी आंखों में डक्की भाई को इतना डरा दिया कि आगे से डक्की भाई कह रहे हैं कि नहीं, ये समझते हैं कि हमने आप पे बहुत तशद्दुद किया है। वो कहता है कि रात को वो दिखाए ना इन्हें जुनैद सलीम वाला जो दिखाए ना, वो जो अभी उस पे बच्चे, मैंने हंस के कहा कि यार आप फील फ्री कहते हो तो मैं उठ के बाइक चला जाता हूँ कि शायद मेरे खौफ से ना मतलब नहीं मैंने इनको बताया है अभी डॉक्टर साहब आपके भी मिलियंस व्यूज हैं, डॉक्टर साहब को जानते हैं? जी मैं सोशल मीडिया से। अब तुम लोग इस वीडियो में देखोगे डक्की भाई को इतना डरा दिया गया है कि डक्की भाई कोई बात ही नहीं बता पा रहे, वो बस हंस के बात टालने में लगे हुए हैं कि किसी तरह बात टल जाए, और वो आगे से मूंछों वाला पानी का बिल्ला कह रहे हैं कि अगर मेरे से डर रहे हो, मेरे से खौफ खा रहे हो, तो मैं बाहर चले जाता हूँ। और ये कैंसर, ये डॉक्टर अफान कैंसर, ये भी इन लोगों के साथ मिला हुआ था, क्योंकि जब तक डक्की भाई अंदर थे, डक्की भाई के ऊपर वीडियो लगाई जा रहा था, उन लोगों के साथ पॉडकास्ट करी जा रहा था, डक्की भाई पे बातें करी जा रहा था, तनकीद करी जा रहा था। लेकिन फिर जैसे ही वो सारे ऑफिसर्स गिरफ्तार हुए, ये बंदा मार्केट से ही गायब हो गया। इवन के अब डक्की भाई छूट के आ गए, इसने एक वीडियो नहीं लगाई है उन पे। खैर मैं तुम लोगों को एक बात बताने लगा हूँ, और ये बात जिस बंदे की है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम ना होती तो वो ये बात खुद ही आके तुम लोगों को बता देता, लेकिन भाई जाहिर सी बात है उसके मसले मसाइल हैं, उसकी नौकरी है, इसलिए वो बात ये नहीं बता सकता। ये बात है उस बंदे की जो कि डक्की भाई को पेशी पे लेके आता था जंजीरों से पकड़ के। उस बंदे से मेरी बात हुई, वो ये कह रहा था कि हमें डक्की भाई पे दुख होता है कि वो बेगुनाह इंसान है, और हम उसे इस तरह जंजीरों से पकड़ के घसीटते हुए लेके जाते हैं, हमें दुख होता है, और हम वापस जाके डक्की भाई से वहाँ पे माजरत भी करते हैं। अब उस बंदे ने मुझे मजीद इजाजत नहीं दी कि मैं और बातें तुम लोगों को बताऊं उसके बारे में। अगर वो मुझे इजाजत दे देता तो मैं बता देता तुम लोगों को, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बात कर लेते हैं कि सरफराज चौधरी डक्की भाई को जानने कैसे लगा। अब मैं तुम लोगों को पहले ही बताता चलूं कि ये स्टोरी मैं तुम लोगों को एक अपनी तरफ से ही बता रहा हूं, जो मेरे माइंड में आ रही है। ये कोई पक्की स्टोरी नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने बताया, ये मैं एक अपने माइंड की तरफ से तुम लोगों को बता रहा हूँ। अब जैसा कि तुम लोगों ने सरफराज चौधरी के मुंह से सुना कि उसने खुद ही बताया कि मैं डक्की को नहीं जानता था, मेरे बेटे ने मुझे इसके बारे में बताया। इस शख्स का नाम भी मैंने जून में सुना था कि ये भी कोई चीज है। जब मैंने अपने 6 साल के बच्चे को जाके डिस्कस किया कि वो जानता था, तो इसका सीधा मतलब ये है कि जब डक्की भाई ने 10 करोड़ रुपए का घर लिया होगा, तो इसके बेटे ने व्लॉग देख के सरफराज चौधरी को भी दिखाया होगा कि अब्बा देखो कि ये डक्की भाई हैं और इन्होंने 10 करोड़ रुपए का घर लिया है, और अब वो एक डाला भी लेने लगे हैं, और आज से कुछ टाइम पहले उन्होंने एक सोनाटा भी ली थी, और अभी वो चाइना से भी घूम के आए हैं। तो इस बंदे ने ये बात सुनने के बाद से डक्की भाई को अपनी नजरों में रखना शुरू कर दिया होगा। तो भाई ये बंदा है, इसके पास मोटा पैसा है, इससे पैसा निकालते हैं। और मुझे अपनी इस बात पे 99% श्योर है, क्योंकि जो डक्की भाई के लास्ट व्लॉग्स हैं, उन व्लॉग्स के अंदर डक्की भाई ने उस ऐप को 3 से 4 दफा प्रमोट किया हुआ था। अब ये मेरी साइड की स्टोरी थी, तो इसे सीरियस मत लेना, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है और हो कुछ और रहा होता है। अब यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अब बहुत सारी चीजें और भी निकल के आई हैं, और डक्की भाई ने एक न्यू पॉडकास्ट भी दिया है। अब तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो हमें डक्की भाई पे बनानी चाहिए या नहीं। बाकी इस वीडियो में मैं नहीं बोलूंगा कि भाई लाइक सब्सक्राइब करो, दिल करता है करो, नहीं करता कोई बात नहीं। और बाकी अब मैं भी जा रहा हूँ, और हाँ कमेंट करके बता देना कि अगली वीडियो डक्की भाई पे बनानी है कि नहीं।